हम लोग हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा मानव परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर हम लोगों ने जो रक्त वाहिनियां होती है वो पढ़ लिया है। रक्त का जो संपूर्ण टॉपिक जो है हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है ना। अब हमारे पास जो बचता है जो अंग है जो इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, मानव परिसंचरण तंत्र के निर्माण के अंदर, वो है हमारा हार्ट, है ना, यानी हृदय। तो पंपिंग ऑर्गन होता है, मतलब ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे मशीन जो है पानी को नीचे वाले फ्लोर से कहाँ पहुंचाती है, ऊपर पहुंचाती है, वैसे ही हार्ट जो है वो विभिन्न भागों तक क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है और विभिन्न भागों से ग्रहण करके फुफ्फुस यानी फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आज हृदय की संरचना के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मानव हृदय जो है, इसकी संरचना कैसी है, त्रिकोणाकार है, त्रिकोण के समान है। त्रिकोणाकार इसकी संरचना है। अगर आप देखते हो तो ऊपर से ये चौड़ा और नीचे से ये थोड़ा पतला होता है। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या कहलाता है, आधारीय भाग कहलाता है, और ये अग्र भाग कहलाता है। अग्र भाग थोड़ा सा बाईं ओर क्या होता है, लिफ्टेड होता है, मतलब बाईं ओर थोड़ा सा ये इस तरीके से, मतलब जैसे हृदय का अगर मैं रफ डायग्राम आपको बना के बताती हूँ, तो ये इस तरीके से शिफ्टेड होता है। आ रही बात समझ में? तो थोड़ा सा बाईं ओर ये झुका हुआ होता है, इसका अग्र या निकुला भाग जो होता है, और इसके नीचे क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। अगर बात करते हैं हृदय की लंबाई की, तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है वेट इसका, जो होता है लोगों के अंदर, मनुष्य के अंदर लगभग 240 ग्राम, मतलब पाव भर होता है। और एक मुट्ठी के समान इसकी क्या मतलब आकृति होती है, मतलब साइज में ये मुट्ठी की आकृति का होता है। और ये एक क्या है, पेशीय संरचना है, हृदय पेशियों से ये मिलकर बना होता है। हृदय पेशियां रेखित और अरेखित दोनों ही प्रकार का क्या करती है, व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक है, फिर है नीट में आने वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है, तो भ्रूणीय मीजोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। आपको पता है जो भी माँ के गर्भ में जो भ्रूण विकसित होता है, उनका जितने भी पार्ट होते हैं उस भ्रूण के, यानी जितने भी अंग होते हैं, वो 3 लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोडर्म। तो इसकी उत्पत्ति, हृदय की उत्पत्ति किससे होती है, मीजोडर्म से। तो क्या हो गया इसका जो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि जो हृदय होता है उसकी उत्पत्ति कैसी होती है, तो मीजोडर्मल जो है उत्पत्ति होती है। फिर है हृदय का जो हृदय जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय कहाँ उपस्थित होता है, तो मध्य अवकाश में या मीडियास्टिनल जो भाग होता है, यानी ये जो फेफड़े होते हैं हमारे, है ना, जैसे कि इधर दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा जो होता है, उसके बीच में जो गैप होता है ना, जिसे कहा जाता है मध्य अवकाश या मीडियास्टिनम। ठीक है, यहाँ पर हर्ट क्या होता है, पाया जाता है। बट चूंकि ये थोड़ा सा बाईं और लिफ्टेड होता है, इसीलिए जो बायां फेफड़ा है वो क्या होता है, थोड़ा साइज में छोटा होता है, दायां जो होता है बड़ा होता है। तो इस तरीके से ये मीडियास्टिनल स्थल में पाया जाता है। जो जो गुहा, यानी ये जो गैप होता है फेफड़ों के बीच का, ये क्या कहलाता है, मध्य अवकाश। ठीक है, अब ये गुहा है, ये गुहा यानी खाली जगह है, जिसके अंदर क्या होता है, ये हृदय, ये हार्ट हमारा पाया जाता है। देखो, फेफड़ों के बीच का ये जो गैप है वो कहलाएगा मध्य अवकाश। ठीक है, अब यहाँ पर एक गुहा जैसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये हार्ट पाया जा रहा है, तो इस गुहा को क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहेंगे, पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, हम बात करते हैं, ये तो बेसिक्स हो गए। ठीक, अभी हम लोग बात करते हैं हृदय की जो संरचना है उसके बारे में, कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है। तो हृदय की संरचना, इसको हम दो चरणों के दो मतलब स्टेप्स के अंदर पढ़ सकते हैं, यानी दो भाग में हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला भाग है हृदय की बाह्य संरचना, ठीक है, और फिर आता है हृदय की आंतरिक संरचना। तो क्या क्या चीजें हमें आंतरिक संरचना में पढ़नी है और क्या क्या हमें बाह्य संरचना में पढ़ना है, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, जो है
बाह्य संरचना की तो आपको पता है, लिखना है कि हृदय जो है फेफड़ों के बीच में जो गैप पाया जाता है, जिसको मीडिया स्टीनल स्थल या मध्य अवकाश कहा जाता है, वहां पाया जाता है। फिर जो गुहा होती है, जिसके अंदर जो खाली जगह होती है, जिसके अंदर हृदय पाया जाता है फेफड़ों के बीच के गैप में, उस गुहा को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी या परिहृदयावरणीय गुहा के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, अब इसकी पहले बात करते हैं हम किसकी? बाह्य संरचना की। जो हृदय क्या है? एक पेशीय संरचना है, मतलब इसका निर्माण क्या हुआ है? पेशियों से हुआ है। ठीक है, अब हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त, ये हृदय है, इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है। दो झिल्लियों से, दोहरी का मतलब ये एक आवरण है, लेकिन ये कितनी झिल्लियों से निर्मित है? दो झिल्लियों से निर्मित है। दोहरी झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? हृदयावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदयावरण। अब ये जो दोनों झिल्लियां हैं, इनके बीच में क्या पाया जाता है? एक तरल पाया जाता है, जिसे कहा जाता है हृदयावरणीय तरल। इस तरल का क्या काम है? कोई भी चोट लगी तो हृदय को क्या हो, यानी कोई भी धक्का लगा तो हृदय को चोट नहीं पहुंचे, है ना, तो चोट लगने से क्या करता है? बचाता है। तो जो कोई भी दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना के समय कोई भी आघात होता है, उस आघात से क्या करता है? सुरक्षा करता है। ठीक है, फिर आता है कि हृदय आपको पता है पंप होता रहता है, सिकुड़ता रहता है, रिलैक्स होता है, सिकुड़ता रहता है, रिलैक्स होता है। तो उससे क्या होता है? घर्षण होता है। तो घर्षण को क्या करता है? ये कम करता है। प्लस हृदय की भित्तियां जो होती हैं, उनको नम बनाता है ना, नम बनाने का काम होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदयावरणीय तरल का क्या काम है? समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना, बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हृदय में बाहर से, बाहरी संरचना से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हृदय के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त आवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हृदयावरण कहते हैं। क्योंकि ये दोहरी झिल्ली है, पहली झिल्ली दूसरी झिल्ली, इनके बीच में तरल पाया जाता है, जिसको हृदयावरणीय तरल कहते हैं। इसका काम है दुर्घटना आघात से सुरक्षा करना, घर्षण कम करना और हृदय भित्ति को नम बनाए रखना। ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम हृदय की खुद की भित्ति का। जैसे कि ये हो गया हृदयावरण। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा हार्ट क्या है? उपस्थित। ठीक है, तो अब हृदय जो है ना, ये जो हृदय है, वो खुद तीन भित्तियों से मिलकर बना है। कितनी? तीन। फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? हृदय की सबसे बाहरी भित्तीय संरचना की, यानी हृदय की भित्तियां जो है उसके बारे में। बाह्य संरचना में आपको हृदयावरण, हृदयावरणीय तरल और इसकी जो भित्तियां है, हृदय की भित्तियां, उसके बारे में क्या करना है? लिखना है। तो हृदय की भित्ति कितने स्तर से मिलकर बनी हुई है? तीन स्तर से मिलकर बनी हुई है। पहली क्या कहलाती है? पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम भी कहा जाता है। ठीक है, पेरिकार्डियम। फिर बीच वाली मायोकार्डियम, और तीसरी आती है आपकी एंडोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सबसे बाहरी पेरी। ठीक है, ये मध्य में, म से मायो, म से मध्य, और सबसे अंदर की कौन सी होगी? एंडोकार्डियम। तो अगर आप हृदय को काटते हो, जैसे ये हृदय की भित्ति है, यानी ये हृदय को हमने क्या किया? काटा, तो ये इसके अंदर तीन भित्तियां आपको क्या होगी? नजर आएगी। मतलब तीन जो भित्तियां है वो आपको मिलती है। समझ में आ गया? बाहरी बाहरी वाली क्या कहलाएगी? पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम। तो ये इसकी बाह्य संरचना में आता है। अब पेरिकार्डियम जो है वो किसकी बनी हुई है? ये तंतुमय है, मतलब तंतु, इसकी भित्ति में क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है मायोकार्डियम, म से मायो, म से मध्य और म से मोटा। ये सबसे मोटा स्तर होता है, और ये बना होता है किसका? पेशियों का। पेशियां ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकृति की होती है। ठीक है, हृदय पेशियों से मिलकर क्या होता है? ये बना होता है। फिर आता है एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम जो है लचीले ऊतकों से
लचीले उत्तक व किससे बना होता है? अंतःत्वचा से बना होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्तर इनसे बने होते हैं। किससे? पेरिकार्डियम तंतुमय होता है, तंतुमय मतलब भित्ति है। मायोकार्डियम मध्य है, मोटी है, पेशी है और इसमें ऐच्छिक अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। एंडोकार्डियम जो है वो अंतःत्वचा से क्या होता है, सॉरी अंतःकला लिखेंगे हम, अंतःकला। ठीक है, जो है एंडोडर्म जिसको कहा जाता है, कहीं कहीं इंग्लिश में एंडोडर्म लिखा होता है, तो अंतः जो कला होती है उससे क्या होता है? मिलकर बना हुआ होता है। तो ये तीन स्तर है। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज ध्यान देने लायक है, कई जगह नहीं होता बट फिर भी बता रही हूँ कि पेरिकार्डियम जो है वो दो स्तर से मिलकर बना होता है। पेरिकार्डियम क्या है? दो स्तर से मिलकर बना हुआ है। पहला स्तर है इसका तंतुमय, जो कि बाह्य स्तर है। ठीक है, कैसा है? बाह्य स्तर है। फिर अंदर आता है इसके सीरस स्तर, अंदर की ओर क्या आता है? सीरस स्तर आता है और इसके भी कितने भाग हैं? दो भाग हैं। कौन कौन से दो भाग है बेटा? पहला भाग है इसका विसरल, सॉरी पैराइटल, और दूसरा है विसरल। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं हृदय की भित्ति बनाऊं तो सबसे पहले कौन सी आएगी? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में सबसे पहले जो लेयर आएगी है ना, वो कौन सी होगी? तंतुमय। ठीक है, उसके बाद आएगी सीरस, लेकिन सीरस में पहली कौन आएगी? पैराइटल। ठीक है, फिर यहाँ पर खाली जगह आ जाएगी जिसमें हृदयावरणी तरल भरा रहता है, इसमें तरल भरा रहता है। और फिर और ये जो गुहा होती है वो सीरस गुहा कहलाती है, जिसमें ये तरल भरा रहता है। फिर दूसरी लेयर आएगी पेराइटल। सीरस की पहली लेयर आएगी पेराइटल और दूसरी लेयर आएगी कौन सी? विसरल। समझ में आ गई? और इन दोनों के बीच के अंदर गुहा जो पाई जाती है वो सीरस गुहा, और इसमें क्या पाया जाता है? हृदयावरणी तरल पाया जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या कहलाती है? ये दोनों मिलकर, ये पहली लेयर थी, ये दूसरी लेयर है, ये दोनों मिलकर सीरस कहलाती है। और इन दोनों सीरस, सॉरी, इन दोनों के मिलने से कौन सी लेयर बनती है? पेराइटल लेयर बनती है, सॉरी पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल लेयर बनती है। ठीक है, तंतुमय सबसे बाहर है, फिर सीरस आएगी, सीरस की दो लेयर है, पहली है पेराइटल जो बाहर की ओर है, फिर अंदर आएगी कौन सी? विसरल। इन दोनों के बीच में खाली जगह होती है जिसको सीरस गुहा कहा जाता है, इसमें पेरिकार्डियल तरल भरा रहता है। फिर उसके बाद में आएगी कौन सी? इसके बाद सेकंड लेयर कौन सी आएगी? मायोकार्डियम। और फिर उसके अंदर आएगी कौन सी? एंडोकार्डियम। तो इस तरीके से जो भित्ति होती है वो पाई जाती है किसकी? हृदय की। तो यहाँ तक आपके क्या चीज कंप्लीट होती है? हृदय की बाह्य संरचना जो है बेटा कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना, ध्यान रखना। मायोकार्डियम जो है मध्य स्तर होता है, अरेखित अनिश्चित पेशियों का बना होता है, मोटा स्तर होता है। उसके बाद है एंडोकार्डियम, ये पतली चमकदार होती है, ये सबसे ज्यादा चमकदार स्तर होता है। उपकला त्वचा कोशिकाओं से, या हम बोले कि जो एंडोडर्म है उससे ये क्या होता है? निर्मित होता है। ढीले संयोजी उत्तक से ये क्या होता है? नियमित होता है। फिर इसके बाद है हृदय, जो है सबसे व्यस्तम अंग मानता है क्योंकि ये कभी भी थकता नहीं है, इसकी पेशियां जो है वो निरंतर वर्क करती रहती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ तक आपको सारी चीजें किसके बारे में लिखनी है? इसकी बाह्य संरचना के बारे में। ठीक है, छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने मोस्ट ऑफ सारे कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हृदय की आंतरिक संरचना की। तो अब मैं सीधा आपके क्या लिख रही हूँ? हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक है, अब आपको पता है कि हृदय जो है वो कितने प्रकोष्ठ में बटा हुआ है? 4 प्रकोष्ठ, यानी 4 चेंबर में बटा हुआ है। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ इस तरीके से, आपको समझ में आए इसलिए मैं इस प्रकार से बना रही हूँ बेटा, फिर हम लोग वैसा डायग्राम और देखेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रकोष्ठ के अंदर हृदय बटा है। इधर वाला ये मेरा राइट हैंड पर चित्र बनाओगे क्योंकि मैं खड़ी ऐसे रहूंगी तो ये बायां ही दिखेगा, है ना। तो ये ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले दोनों जो चेंबर आपको दिख रहे हैं वो है आलिंद, और ये भी है
आलिंद, कई कई बार बच्चे यहाँ निलय कर देते हैं, तो आलिंद दोनों ऊपर है, निलय दोनों क्या है, नीचे है। ध्यान रखना, इस साइड वाला ये राइट हैंड है, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम बायां, क्योंकि मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये मेरा बायां ही आएगा, और मैं इस तरफ का जो डायग्राम है वो बना रही हूँ। ठीक है, तो बायां आलिंद ये नीचे आ जाएगा, बायां निलय, दाया नहीं लिखना है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पर दाया आलिंद और ये दाया निलय। ठीक है, इसकी भित्ति जो होती है वो पतली होती है, आलिंदों की भित्ति पतली होती है, और निलय की भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद यानी 4 प्रकोष्ठ होते हैं, दाया आलिंद, बायां आलिंद, दाया निलय, बायां निलय। समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इनके अंदर आलिंद और निलय के बीच, आलिंद और निलय के बीच में हमको एक खांच दिखाई देती, मतलब दरार रूपी संरचना नजर आती है, जिसको कहा जाता है कोरोनस सल्कस। क्या कहा जाता है, कोरोनरी सल्कस कहा जाता है। ध्यान रखना, हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस या खांच कहा जाता है। किसके बीच में पाई जाती है, आलिंद और निलियों के बीच में जो दरार रूपी संरचना पाई जाती है उसको कोरोनस सल्कस कहा जाता है। फिर आता है आलिंद अपेंडिक्स। आलिंद का कुछ भाग निकलकर किसमें लटका रहता है, निलय के अंदर, इसको बोला जाता है आलिंद अपेंडिक्स। आ गई बात समझ में, कुछ भाग जो होता है आलिंद का, है ना, जैसे ये निलय है तो इसको आलिंद का कुछ भाग ढक के रखता है ना, तो उस भाग को हम क्या कहेंगे, आलिंद अपेंडिक्स कहेंगे। समझ आया। उसके बाद हम बात करते हैं पट्ट की। कौन कौन से पट्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं ना, तो पट्ट की हम बात करते हैं। कोरोनस सल्कस तो खांच है, आलिंद अपेंडिक्स आलिंद का कुछ हिस्सा निलय को कुछ कवर करके रखता है, उसको आलिंद अपेंडिक्स कहते हैं। अब उसके बाद हम पट्ट की बात करते हैं बेटा। तो देखो, आलिंद आलिंद के बीच में जो ये पट्ट पाया जाता है जिसको कहा जाएगा अंतरा आलिंद पट्ट। ठीक है, अंतरा मतलब आलिंद के बीच, निलय के बीच पाया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, अंतरा निलय पट। ठीक है, उसके बाद आलिंद और निलय के बीच में जो पट पाया जा रहा है उसे कहा जाएगा अंतरा आलिंद निलय, आलिंद निलय पट। अब आता है क्वेश्चन इंपोर्टेंट, क्या बनता है, देखो क्या होता है। यहाँ पर ये जो आलिंद दिख रहे हैं ना, ये अंतरा आलिंद पट, मतलब ये पट क्या करते हैं, इनको चेम्बर्स के अंदर डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पर अंतरा आलिंद पट से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, आपको भी पूछा जा सकता है। अंतरा आलिंद पट पर क्या होता है, एक छोटा सा गर्त, मतलब गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको कहा जाता है क्या, फोसा ओवेलिस। गर्त जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहा जाता है, फोसा ओवेलिस, गड्ढे के समान संरचना होती है। फिर उसके बाद जैसे ये अंतरा आलिंद पट है तो उसपे ये गर्त के समान संरचना होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोसा ओवेलिस। मैंने इसको बनाया है, इस लाइन को, ठीक है, अंतरा आलिंद पट को बनाया, तो यहाँ पर एक खड्डा है जिसको हम फोसा ओवेलिस कह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके चारों ओर इसे प्रवर जैसी संरचना पाई जाती है इस फोसा ओवेलिस की, उसे बोला जाता है एन्युलस ओवेलिस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म और आ जाती है, देखो ओवेलिस ओवेलिस सेम आ रहा है, एन्युलस मतलब ये उंगली के समान निकले हुए भाग, फोसा ओवेलिस गर्त है। फिर क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में जब भ्रूण डेवलप हो रहा होता है तब फेफड़े नहीं होते, तो क्या होता है, ये दाया आलिंद है और बाया निलय जो है उसके बीच में क्या होता है, एक छेद होता है, क्योंकि भ्रूण जो है उसका हृदय पहले विकसित होता है, लंग्स बाद में होता है ना। तो यहाँ पर ये तो गर्त जैसी स्ट्रक्चर थी, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल खड्डा होता है ना, गड्ढा होता है, खड्डा होता है, यानी छेद, या हम बोले कि छेद होता है ना, इस छेद के माध्यम से रक्त इधर से इधर क्या करता है, आता जाता है ना। तो ये भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, और ये गर्त क्या कहलाता है, फोरामेन ओवेलिस, यानी ये छेद क्या कहलाता है, फोरामेन ओवेलिस। ठीक है, तो आप कैसे याद कर सकते हो, ओवेलिस तो तीनों में आ रहा है,
फोसा ओवेलिस यानी फोसिल्स है। फोसिल फोसिल का क्या मतलब होता है? फोसिल यानी जीवाश्म। मतलब जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसके अंदर जीवाश्म पाया जा रहा है। किसका? इस छेद का। मतलब छेद नहीं है, बंद हो गया ये, ठीक है, लेकिन उसका जो अवशेष है वो पाया जा रहा है। तो फोसा यानी होता है फोसिल। फोसिल यानी क्या होता है? अवशेष। तो ये अवशेष होता है, गड्ढा भर जाता है। कई लोगों को क्या होता है, गड्ढा भरता नहीं है तो हम कहते हैं दिल में छेद है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये फोसा ओवेलिस का क्या मतलब है बेटा, कि ये फॉसिल है, ये गर्त रूपी संरचना है जो कभी छेद था। और छेद को क्या कहते हैं हम? फोरामेन। ठीक है, यानी जो बच्चा है वो भ्रूणीय अवस्था में है तो आगे चल के क्या बनेगा? मेन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर फोरामेन ओवेलिस, ये ध्यान रखना। और एन्युलस, ये उंगली के समान संरचना जो प्रवध होती है वो क्या कहलाती है? फोरामेन ओवेलिस कहलाती है। समझ में आ गया? तो ये हमने किसकी बात करी? पट की बात करी, छिद्र की बात करी। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं किसको? सबसे पहले दाएं आलिंद और बाएं आलिंद को हम इस कंपैरिजन करके इसकी स्ट्रक्चर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसकी? दाएं आलिंद और बाएं आलिंद की। तो ये हृदय हो गया, ये हमारा हो गया दायां आलिंद, और ये हो गया बायां आलिंद। तो इनकी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो दायां आलिंद जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और ये जो होता है छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर महाशिराएं आती है। ठीक है, दो महाशिरा आके खुलती है। अभी हम पहले किसको देख रहे हैं? दाएं आलिंद को। दाएं आलिंद को, ठीक है, इसमें महाशिरा आकर खुलती है और स से शिरा, स से सड़ा हुआ, मतलब CO2 युक्त रक्त लेके आती है, यानी अशुद्ध रक्त लेके आती है। शरीर के समस्त अंगों से क्या करती है? अशुद्ध रक्त को लेके आती है। और ये महाशिरा दो होती है, एक होती है अग्र महाशिरा और दूसरी होती है पश्च महाशिरा। ठीक है, तो ये अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है। तो शरीर का सारा अशुद्ध रक्त यहाँ आके इकट्ठा होगा, इसलिए ये दायां आलिंद क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आ गया? और जो बाएं आलिंद में यहाँ तो आ रही है क्या? महाशिरा। और यहाँ जो आपके आ रही है वो आ रही है क्या चीज? फुफ्फुसीय धमनी, सॉरी, फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, क्या है? फुफ्फुसीय शिरा यहाँ से जुड़ी हुई है। दो फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो इससे क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सपोज ये अग्र महाशिरा है और ये क्या है? पश्च महाशिरा। तो पश्च महाशिरा के यहाँ पर एक वॉल्व होता है। वॉल्व का क्या काम होता है? आप टंकी में वॉल्व देखते हो, नियंत्रित करता है कि जो रक्त पानी जो आ गया है, वॉल्व क्या करता है? पानी के फ्लो को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो यहाँ पर एक वॉल पाया जाता है पश्च महाशिरा के एंड सिरे पर, जिसे क्या कहा जाता है? यूस्टेकियन कपाट। ठीक है, यूस्टेकियन कपाट जो है वो कहा जाता है। यूस्टेकियन कपाट जो है कहाँ पाया जाता है? ये नीट में आने वाला क्वेश्चन है। तो पश्च महाशिरा के यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और जहां अग्र महाशिरा होती है, ठीक है, वहां पर एक पेशीय घुंडी यानी एक संरचना पाई जाती है जिसको SAN कहा जाता है। हृदय में जो भी स्पंदन होता है, जो मूवमेंट होता है, वो इस SAN के अंदर ही जनरेट होता है। फिर ये जो स्पंदन है, स्पंदन की जो सूचना है, वो यहाँ पर एक पेशीय घुंडी पाई जाती है जिसको AVN कहा जाता है। तो ये संवेदना, ये AVN कहाँ पाई जाती है? अंतरा आलिंद पट्ट में नीचे की ओर, है ना। अब ये जो स्पंदन कहाँ जनरेट हुआ? इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, पेस मेकर का काम क्या है? जो भी स्पंदन है ना हृदय में होने वाला, उसको जनरेट करना। तो ये स्पंदन संबंधित सूचना फिर यहाँ से कहाँ जाएगी? अंतरा आलिंद पट्ट पे उपस्थित AVN नोड के अंदर, है ना। फिर यहाँ से ये सूचना जो है, मैसेज नीचे अंतरा निलय पट्ट को क्या होता है? ट्रांसफर होता है। वो आगे हम क्रिया विधि के अंदर देखेंगे, बट यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अग्र महाशिरा के नीचे SAN नोड होती है, ये कनेक्टेड होती है AVN नोड से। AVN नोड कहाँ पाई जाती है? अंतरा आलिंद पट्ट में नीचे की ओर थोड़ा सा क्या होती है? पाई जाती है। SAN की फुल फॉर्म साइनो ऑलिक्यूलर घुंडी, और AVN की क्या है?
एनिकुलर एन्यूकुलर वेंट्रिकुलर नोड जो है वो इसका फुल फॉर्म है। तो ये आगे आपके आ जाएगी नोट्स में, मैं आपको क्या कर दूंगी, दे दूंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि तो जो शिराएं हैं वो आकर खुल रही है कहाँ पर, हमारे जो दाएं आलिंद है उनमें, ठीक है। अभी क्या होता है देखो, हृदय खुद एक उत्तकों से बनी हुई पेशियों से बनी संरचना है। पेशी मतलब कोशिका भी है, दैट मीन्स उनको पोषण भी चाहिए और उनसे अवशिष्ट भी क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो एक टर्म आता है कोरोनरी, अभी सल्कस पढ़ा था, खांच सल्कस थी, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम कोरोनरी साइनस की। तो क्या होता है कोरोनरी साइनस, क्या होती है, एक शिरा होती है जिसका निर्माण क्या होता है, कई शिरिकाओं के मिलने से होता है, ठीक है। कई शिरिकाएं जो होती है जुड़कर एक नलिकाकार शिरा बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कोरोनरी सर्कस जो है कोरोनरी साइनस कहा जाता है। कोरोनरी साइनस क्या करती है, मध्य भित्ति कौन सी थी, हृदय की मध्य भित्ति कौन सी थी, मायोकार्डियम, ठीक ही नहीं। तो मायोकार्डियम जो है उससे जितना भी अशुद्ध रक्त होता है वो लेती है कौन, ये कोरोनरी साइनस, ठीक है। और कोरोनरी साइनस जो है जितना भी मायोकार्डियम से अशुद्ध रक्त होता है उसको लेकर कहाँ डालती है, छिद्र के माध्यम से कहाँ खुलती है, दाएं आलिंद में खुलती है, और यहाँ पर क्या करती है, अशुद्ध रक्त को क्या कर देती है, डाल देती है। समझ में आ रही है बात कि हृदय की जो मध्य भित्ति होती है मायोकार्डियम, उससे अशुद्ध रक्त को लिया जाता है किसके द्वारा, एक शिरा के द्वारा जिसका नाम है कोरोनरी साइनस। और ये कोरोनरी साइनस जो है, जो भित्ति से आने वाला अशुद्ध रक्त है उसको कहाँ डालेगी, ये क्या है, दाया आलिंद। तो दाया आलिंद में डालती है, जैसे कि ये यहाँ खुल रही है, ये कोरोनरी साइनस यहाँ पर खुल रही है, और यहाँ पर इसके एक कपाट पाया जाता है जिसे कहा जाता है थिबेसियन कपाट। क्या कहा जाता है, थिबेसियन कपाट, ठीक। तो ये वापस हृदय रक्त को वापस जो है कोरोनरी साइनस में जाने से रोकता है। तो ये आपका कंप्लीट होता है क्या, दाया आलिंद। और दाया आलिंद, या हम बोले कि आलिंद की अंदर वाली पेशियों में इस तरह से उभार होते हैं, इन्हें कहा जाता है कंघाकार पेशियां, ध्यान रखना, कंघाकार पेशियां, इस तरह से उभार के रूप में पेशियां पाई जाती है अंदर वाली सतह पे आलिंद में, ठीक है। तो इन्हें कंघाकार पेशियां कहा जाता है। तो ये आपका दाया आलिंद जो है क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, बाएं आलिंद की, ठीक है। तो बायां आलिंद जो होता है दाएं आलिंद के कंपैरिजन में क्या होता है, छोटा होता है। इसमें दो फुफ्फुसीय शिराएं जो होती है ना, इससे कौन जुड़ी रहती है, फुफ्फुसीय शिराएं जुड़ी होती है। देखो महाशिरा का क्या काम था, महाशिरा अग्र और पश्च किससे जुड़ी हुई थी, दाएं आलिंद से। ये क्या कर रही थी, CO2 युक्त रक्त को कहां से, अंगों से कहा लेके आ रही थी, हृदय तक, ठीक है। अब फुफ्फुसीय शिराएं जो है वो क्या कर रही है, शुद्ध रक्त, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, शिराओं में हमेशा रक्त कौन सा होता है, अशुद्ध, है ना। लेकिन फुफ्फुसीय जो शिराएं हैं जो कि किससे जुड़ी हुई है, दो किससे जुड़ी हुई है, बाएं आलिंद से, ये शुद्ध रक्त लेके आती है कहां से, फेफड़ों से, और कहाँ लेके जाती है, हृदय के बाएं आलिंद में लेके जाती है। तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, फुफ्फुसीय शिराएं जो होती है। अब इन शिराओं के जहाँ खुलती है वहां पर कोई भी वॉल्व नहीं होता है, ध्यान रखना, कोई भी कपाट नहीं होता जो नियंत्रित करेगा इस रक्त को पीछे जाने से। तो यहाँ पर एक पेशीय संरचना होती है, जो एक वलय होता है, मतलब पेशियों से बना हुआ, जो क्या करता है, सिकुड़ जाता है, रक्त जैसे ही आया उसके बाद ये सिकुड़ जाता है ताकि रक्त वापस पीछे नहीं जाए। तो इन शिराओं के आगे वाले हिस्से में क्या पाई जाती है, पेशीय वलय पाया जाता है ना, जो संकुचित होकर रक्त को पीछे जाने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है। कोई कपाट नहीं पाए जाते हैं। ये हो गया। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, निलय की। ये आलिंद हो गए हमारे पास, अभी हम बात करेंगे किसकी, निलय की। तो ये हो गया आपका दाया आलिंद, बाया आलिंद, इससे कौन जुड़ी हुई है, फुफ्फुसीय शिरा, जो क्या लाती है, O2 युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त लाती है, कहां से लाती है,
फेफड़ों से लाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दायां आलिंद है, इसमें दो महाशिराएं खुलती है। महाशिरा क्या करती है, CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त लाती है। कहाँ से, अंगों से लेके आती है, समझ आ गया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद नीचे आता है हमारे पास दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। अब दायां निलय और बायां निलय हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जितना भी ब्लड ये महाशिरा लेके आती है, जब ये पूरा दायां आलिंद भर जाता है, तो यहाँ पर बीच में एक छिद्र पाया जाता है। उसके माध्यम से रक्त पूरा कहाँ आ जाता है, दाएं निलय में आ जाता है। अब इस छिद्र के चारों ओर एक, मतलब नीचे से इस तरीके से क्या पाया जाता है, एक आवरण, मतलब जैसे छिद्र है ना ये, तो उसके नीचे क्या है, एक ऐसे, मतलब ऐसे पेशीय संरचना संयोजी ऊतक की बनी हुई संरचना पाई जाती है, सॉरी पेशीय नहीं, संयोजी ऊतक की, ठीक है। तो ये जो छिद्र है, रक्त आ गया, उसके बाद ये क्या कर देगी, इसको बंद कर देगा। तो ये एक जो ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर जो पाई जाती है, वो पाई जाती है ना। तो यहाँ पर ये छिद्र है, और छिद्र के नीचे इस तरीके से एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे कपाट कहा जाता है। और ये यहाँ पर भी होता है, इस तरफ भी होता है, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी होता है। आ रही बात समझ में, छिद्र, और इसके नीचे भी ऐसे कपाट पाया जाता है। तो दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है ना, उसे बोला जाता है त्रिवलनी कपाट, ठीक है। ये नीट में आता है क्वेश्चन। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है क्या, द्विवलनी कपाट, या माइट्रल कपाट भी इसको कहा जाता है। समझ में आ गया। तो ये जब भी बंद होते हैं तो लब की साउंड आती है। हम हृदय की धड़कन को किसमें नापते हैं, लब और डब में। तो जब भी ये त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट होते हैं, बंद होते हैं, तब किसकी साउंड आती है, लब की साउंड आती है। किसकी, कपाट के बंद होने से, हृदय के अंदर उपस्थित जो कपाट होते हैं, जो ढक्कन होते हैं, इनके बंद होने से लब डब की साउंड आती है। तो लब की साउंड आती है त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट के बंद होने से। समझ में आ गया। तो ये हो गए कपाट। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, दायां हाँ, एक चीज और समझानी है आपको कि दायां निलय में ये कपाट क्या है कि फ्लो, ब्लड का फ्लो ज्यादा हो, तो ये जो कपाट है वो ब्रेक जो है क्षतिग्रस्त नहीं हो जाए, है ना। क्षतिग्रस्त होने से क्षतिग्रस्त नहीं हो ये कपाट, या फिर ये क्या हो, उलट के किसमें नहीं चले जाए, अभी है कहाँ ये निलय, उलट के आलिंद में नहीं चले जाए। इसके लिए क्या होता है, देखो निलय की आंतरिक भित्तियों में ये पाए जाते हैं, ऐसे उभार पाए जाते हैं ना, जिसे कहा जाता है पेपिलरी उत्तक, ठीक है। ये पेपिलरी उत्तक होते हैं, और पेपिलरी उत्तक से इस तरह से क्या होते हैं, रज्जु जो होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यानी जैसे इस तरीके से होता है, जैसे ये क्या है, हमारा कपाट है, जैसे कि यहाँ पर दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट है, त्रिवलनी कपाट है। तो ये कपाट है ना, इस कपाट से ऐसे रज्जु जैसे कॉर्डी टेंडिनी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो कॉर्डी टेंडिनी जो है वो, या कंडरीय रज्जु कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, कंडरीय रज्जु। तो ये जो हमारा त्रिवलनी कपाट है, उसके नीचे ऐसे धागे जैसी स्ट्रक्चर होगी। रज्जु का मतलब क्या है, धागे जैसी स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे हम, इन्हें कहा जाता है कॉर्डी टेंडिनी या कंडरीय रज्जु, ठीक है। अब ये रज्जु जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, हृदय की ये जो भित्ति है उसमें से उभार होते हैं, इन्हें कहा जाता है पेपेलिया या पेपिलरी उत्तक, है ना। पेपिलरी जो है पेशीय उत्तक है। तो पेपिलरी जो पेशीय उत्तक है उसके वो इससे, ये कंडरीय रज्जु इस तरह से जुड़े रहते हैं ताकि ये कपाट क्षतिग्रस्त नहीं हो, ये उलट के वापस आलिंद में नहीं जाए। इससे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। आ रही बात समझ में। अब देखो आगे क्या है, ये बात हो गई कपाट की। अब हम कंपैरिजन करते हैं किसको, दाएं आलिंद को और जो है सॉरी दाएं और बाएं निलय को, है ना। तो ये है हमारा दायां निलय और ये हमारा जो है बायां निलय। तो अब रक्त महाशिरा के द्वारा लाया गया, और महाशिरा लाई है वो कौन सा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, ठीक है। तो दायां आलिंद में आए, दायां आलिंद पूरा भर गया, तो कौन सा कपाट खुल गया बेटा, त्रिवलनी कपाट खुल जाएगा, और रक्त सारा कहाँ आ जाएगा, दाएं निलय में, ठीक है। अब दायां निलय जो है उससे क्या निकलती है,
फुफ्फुसीय धमनी निकलती है। क्या निकलती है? फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन क्योंकि महाशिरा CO2 युक्त रक्त लाई, तो यहाँ पर भी CO2 युक्त रक्त आया, और फुफ्फुसीय धमनी जो लेकर जा रही है वो भी कैसा हुआ? CO2 युक्त अशुद्ध रक्त है। तो एक्सेप्शन है कि फुफ्फुसीय धमनी क्या लेकर जाती है? फुफ्फुसीय धमनी लेकर जाती है अशुद्ध रक्त, कहाँ पर? फेफड़ों तक। कहाँ लेकर जाती है? फेफड़ों तक लेकर जाती है, और इसे फुफ्फुसीय धमनी चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुफ्फुसीय धमनी चाप। ठीक है, अब ये जो फुफ्फुसीय धमनियां होती है ना, ये फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, यहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। मतलब ये जैसे ही ब्लड इसके अंदर भरेगा, तो उससे पहले यहाँ मतलब दाएं नीले में पूरा ब्लड भर गया है, तो अब ये किस में जाएगा? पाइप जैसी स्ट्रक्चर इससे कौन जुड़ी हुई है? फुफ्फुसीय धमनी। तो फुफ्फुसीय धमनी में जाने के लिए ये पहले अर्धचंद्राकार कपाट क्या होंगे? खुलेंगे, तब जाकर क्या होगा? ब्लड इसके अंदर आएगा। तो अर्धचंद्राकार कपाट जो है वो पाए जाते हैं। और फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों तक क्या करती है? अशुद्ध रक्त को यानी CO2 युक्त रक्त को लेके जाते हैं, और इसको हम फुफ्फुसीय धमनी चाप कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये फेफड़ों के अंदर रक्त गया, ठीक है, अब फेफड़ों के ये फुफ्फुसीय धमनी इससे जुड़ी होती है। ठीक, अब दायां आलिंद जो होता है, सॉरी, दायां निलय जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है साइज में। क्या है? ये छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन इसका जो व्यास, इसका जो मतलब खाली एरिया है, उसका व्यास जो है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी भित्ति जो है वो पतली होती है, और इसकी भित्ति जो है वो क्या होती है? मोटी होती है। रीजन क्या है? कि बाएं निलय से क्या निकलती है बेटा? महाधमनी निकलती है। क्या निकलती है? महाधमनी, जो क्या करेगी? O2 युक्त रक्त को अंगों तक क्या करेगी? पहुंचाएगी। आ रही बात समझ में? और महाधमनी जो अंगों तक पहुंचाती है, तो इस चाप को हम क्या कहते हैं? ग्रीवादेहिक चाप कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रीवादेहिक चाप। यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो इसकी भित्ति जो है वो मोटी होती है, आकार चाहे बड़ा हो इस भाग का, दायां नीले छोटा, बायां नीले बड़ा होता है, लेकिन इसकी भित्ति क्या होती है? मोटी होती है। इसकी वजह से इसकी आंतरिक गुहा का जो व्यास होता है वो कम हो जाता है, और काफी प्रेशर के साथ जो ब्लड है वो कहाँ आ जाता है? महाधमनी के अंदर आ जाता है। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार कपाट है, और फुफ्फुसीय धमनी में भी अर्धचंद्राकार कपाट है। इन कपाट के बंद होने से जो साउंड आती है वो आती है डब की। ठीक है, तो आपको नीट में पूछा जा सकता है कि लब की साउंड कब आती है और डब की साउंड कब आती है? तो लब की साउंड कब आती है? जब हमारा द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट जो कि यहाँ पर उपस्थित है, इनके बंद होने से आती है, और डब की साउंड अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से आती है। ठीक है, तो ये लब डब की साउंड होती है। अब ये तो हो गई हमारी पूरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मानव जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसको दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर के साथ ही समझा देती हूँ ये टॉपिक, ताकि आपको इजी वे में क्या हो जाए? समझ में आ जाए, है ना? तो देखो, मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया हमारा क्या चीज? दायां आलिंद। ठीक है, ये बायां आलिंद, ये बायां निलय। ठीक है, ये दायां निलय। अब इनके बीच में जो कपाट है वो कौन सा है? त्रिवल्नी कपाट। ठीक है, इसके बीच में कौन सा है? द्विवल्नी कपाट। ठीक, इसमें कौन जुड़ी होती है? महाशिरा। ठीक, अग्र और पश्च महाशिरा। दाएं नीले से कौन जुड़ी होती है? फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, यहाँ पर बाएं आलिंद से फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, और इससे महाधमनी। ठीक है, ये वाहिकाएं इनसे जुड़ी होती है निम्न भागों से। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दोहरा परिसंचरण, है ना? दोहरा परिसंचरण हम इसको क्यों बोल रहे हैं? ठीक, तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है आपको डायग्राम, ये देखो। ठीक है, दोहरा परिसंचरण क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या होता है? अंग है,
अंगों की जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर कोशिकीय श्वसन होता है, जिसमें C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, टूटता है, क्या बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो अब ये जो CO2 है ये कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, ज्यादा शरीर से अगर अंदर होगी तो हमें हानि पहुंचाएगी, तो ये एक अपशिष्ट है, इसको शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना है। और अगेन ग्लूकोज को तोड़ना है तो किसकी आवश्यकता है, O2 की आवश्यकता है। तो O2 की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या किया जाता है, ये CO2 जो है वो इन अंगों की कोशिकाओं के द्वारा रक्त में क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है। अब रक्त जो है वो जो CO2 युक्त रक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम किसका है, अग्र और पश्च महाशिरा का। ठीक है, महाशिरा लेकर आती है, कहाँ लेकर आएगी, दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद से भर जाएगा ये पूरा रक्त से। ठीक है, तो कौन सा वॉल्व खुलेगा, त्रिवलनी कपाट क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये कपाट, ये ढक्कन जो था वो बंद था, वो हट जाएगा इस तरीके से, और रक्त कहाँ आ जाएगा, दाएं निलय के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दाएं निलय में आया, दाएं निलय पूरा भर गया रक्त से। तो अब जो है दाएं निलय से कौन जुड़ा हुआ है बेटा, फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी हुई है। तो फुफ्फुसीय धमनी जुड़ी हुई है। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी ये कहां पर लेकर जाएगी, फेफड़ों के पास लेकर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सारा रक्त कैसा था, CO2 युक्त, CO2 युक्त अशुद्ध था। ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी में जब ब्लड आता है तब कौन, अर्धचंद्राकार कपाट खुलते हैं, और ये दाएं आलिंद से लगाकर फेफड़ों तक ये जो धमनियां होती है ये किसका निर्माण करती है, फुफ्फुसीय धमनी चाप का। इसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी चाप। हो गया। अब फेफड़े हैं, फेफड़ों ने क्या किया, ऑक्सीजन दे दी और CO2 क्या कर दी, ले ली। ठीक है, अब ये जो है वापस O2 किस में मिलेगी, रक्त में। रक्त कैसा हो गया, शुद्ध। अब शुद्ध रक्त को क्या किया जाएगा, वापस क्या है, हृदय तक लाया जाएगा। हृदय तक लाने का काम महाशिरा जो है यहाँ हृदय के दाएं आलिंद में लेकर आई, यहाँ हृदय में आया। ठीक है, ये हृदय आया, हृदय क्या आया, हृदय के कौन से हिस्से में आया, हृदय के फुफ्फुसीय शिरा किससे जुड़ी हुई है, बाएं आलिंद से। तो हृदय के बाएं आलिंद में आया। ठीक है, कौन सा रक्त आया, O2 युक्त, मतलब शुद्ध रक्त आया है। ये नहीं दिख रहा आप लोगों को, ये देखो। ठीक है, यहाँ पर रक्त CO2 महाशिरा, महाशिरा में किस कहाँ लाया, महाशिरा दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से त्रिवलनी कपाट खुला, दाएं निले में, दाएं निले से फुफ्फुसीय धमनी कहाँ लेकर गई, फेफड़ों में लेके गई। फेफड़ों में ले जाने का ये पूरा जो चाप है क्या है, फुफ्फुसीय देहिक चाप कहलाता है। फिर इन्होंने क्या किया, CO2 तो ले ली और O2 क्या कर दी, दे दी। ये O2 वापस किस में मिली, रक्त में। अब इस शुद्ध रक्त को यानी O2 युक्त रक्त को ये फुफ्फुसीय शिरा कहाँ लेकर आई, बाएं आलिंद में लेकर आई। ठीक है, तो ये जो शुद्ध रक्त है हमारा, O2 युक्त रक्त है, उसको फुफ्फुसीय शिरा कहाँ लेकर आई है, हृदय के कौन से भाग में, बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में O2 युक्त रक्त आ गया। फिर यहाँ से ये जब पूरा भर गया ब्लड से, तो कौन खुलेगा, द्विवल्नी कपाट खुलेगा। रक्त कहाँ आ जाएगा, बाएं निलय में। कहाँ आया, बाएं निलय में। ठीक है, फिर यहाँ से महाधमनी जो है वो कहाँ पहुंचाएगी, अंगों तक पहुंचाएगी। और इस चाप को क्या कहते हैं हम, ग्रीवादेहिक चाप कहते हैं। ये फुफ्फुसीय धमनी चाप था और ये ग्रीवादेहिक चाप है। तो रक्त देखो हृदय में 2 बार आ रहा है, बाएं वाले भाग में कौन से रूप में आ रहा है, शुद्ध रूप में, और इधर कौन से रूप में है, अशुद्ध रूप में। ऐसा नहीं है कि फेफड़ों से सीधा रक्त कहाँ पहुंच गया, सीधा अंगों तक पहुंच गया, नहीं ना, हृदय शुद्ध होने के बाद वापस हृदय तक आया है। तो क्योंकि जो रक्त है वो हृदय से 2 बार गुजरता है, इसीलिए मानव रक्त परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।